पिछले अध्याय में हमने देखा कि जो इम्पोर्टेंट पुस्तकें थी, उनके चिंतक थे, जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के चिंतक हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। अभी हम चलते हैं जो इम्पोर्टेंट चिंतक है उनके बारे में कुछ हम मोटा मोटा जान लेते हैं। सबसे पहले नाम आता है अरस्तू का। अरस्तू एक प्रत्ययवादी और आत्मवादी दार्शनिक थे। इनका वैसे कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, लेकिन इन्होंने अकेडमिया नामक एक शिक्षण संस्थान की स्थापना की, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहने का भी गौरव प्राप्त है, और आगे चलकर इसे ही अकेडमी ऑफ प्लेटो कहा जाने लगा। तो 2-3 लाइनें हैं प्लेटो की। अरस्तु पाश्चात्य काव्यशास्त्र का आधार इन्हें माना जाता है। इनकी जो ग्रंथों की संख्या 400 के आसपास बताई जाती है, और उन्होंने अपने एक काव्यशास्त्र से संबंधित ग्रंथ है पेरिपोई एथिकेस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें इन्होंने काव्य के मौलिक सिद्धांतों का विवेचन किया। 50 पृष्ठों का ये ग्रंथ है और 26 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं इसमें। और इस ग्रंथ की रचना का जो अनुमानित समय है वो 330 ईसा पूर्व के आसपास लगाया जाता है। और इनकी जो ये अरस्तुकृत पेरिपोई एथिकस जो काव्यशास्त्र है, इसमें 12 अध्याय और 20वां अध्याय जो है इनको बाद में जोड़ा गया है। ये उस समय शुरुआती उसमें नहीं थे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण यूनानी शब्दावली आई हुई है इस ग्रंथ में, तो उसको हम मोटा मोटा देख लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि क्या क्या है। मिमेसिस इमिटेशन जिसको बोलते हैं हिंदी में अनुकरण, कैथारसिस विरेचन, पेरिपोइतिया स्थिति विप्रय, अनग्नोनेसिस रिकग्निशन जिसको अभिज्ञान कहते हैं, माइथास प्लेट विरेचना, एथोस कैरेक्टर चरित्र, पाथोस इमोशन भाव, प्रक्सिस एक्शन कार्य व्यापार, टेक्नेस रिटोरिकेस जो इनका भाषा शास्त्र का ग्रंथ है, इन्होंने भाषा संबंधी प्रश्नों पर विचार किया है। और अरस्तु की एक कृति है वशियतनामा, जिसको दास प्रथा से मुक्ति का घोषणा पत्र भी माना जाता है। उसके बाद आते हैं हॉरेस। ज़्यादा लंबा चौड़ा इनके बारे में है नहीं। हॉरेस काव्य के लिए प्रतिभा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे और इसका प्रयोजन आनंद को मानते थे। आर्स पोएटिका इनकी एक प्रसिद्ध कृति है, आर्स पोएटिका, जिसको काव्य कला कहते हैं। लॉन्जाइनस की रचना पेरिप्सिस में उद्दात को काव्य की आत्मा माना है। 60 पृष्ठों की और 44 अध्यायों का एक लघु काव्य ग्रंथ है। और ये ग्रंथ जो है वो भाषण शास्त्र का ग्रंथ है। वैसे लॉन्जाइनस ने पेरिप्सुस की रचना पत्र के रूप में की है, जिसमें वो किसी पोस्तुमियस टेरिन्थाइनुस, बहुत टिपिकल नाम है, पोस्तुमियस टेरिन्थाइनुस नामक व्यक्ति को संबोधित करते हैं, और इसका लगभग 2/3 भाग ही उपलब्ध है। लेकिन उसके प्रथम भाग में उद्दात शैली का विवेचन किया है और द्वितीय भाग में कला के मूल तत्वों का विवेचन किया है। रोचक तथ्य ये है कि कुछ विद्वान इन्हें प्रथम रोमांटिक समीक्षक के रूप में मानते हैं, तो कुछ विद्वान जो है क्लासिकल समीक्षक भी मानते हैं। उसके बाद आते हैं वर्ड्सवर्थ। ये एक मूल मिजाज के कवि थे। प्रकृति इनके विचारों का मूल थी, और 20 वर्ष की उम्र में इन्होंने फ्रांस, इटली और आल्प्स पर्वत की यात्रा कर ली। आल्प्स पर्वत का सौंदर्य इनको इतना प्रभावित किया, और दूसरा जो प्रभाव इन पर पड़ा वो फ्रांस की क्रांति 1789 से पड़ा था। 1795 में इनकी मुलाकात कॉलरिज से होती है और बाद में इनकी दोस्ती हो जाती है। इनकी रचना लिरिकल बैलेट्स, उसको काफ़ी तत्कालीन चुनौतियाँ मिली थी प्रकाशन से संबंधित, लेकिन बाद में रिसॉल्व हो गई थी, और इन्होंने फिर उसके काफ़ी वर्जन निकले थे। जैसे मैंने बताया था कि इनके 4 वर्जन निकले थे। मैथ्यू अर्नोल्ड, ये आधुनिक अंग्रेजी के महान आलोचक थे। ग्रंथ इनका है नहीं, लेकिन इन्होंने भाषणों और लेखों में अपने विचार व्यक्त किए, और इन्होंने विचारों की पूर्णता पर बल दिया। और इनका एक निबंध ग्रंथ है कल्चर एंड एनार्की, जो मैंने पहले बताया था, वो है, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद जॉन ड्राइडन कवि और नाटककार दोनों थे। अंग्रेजी आलोचना के जनक माने जाने वाले ड्राइडन की प्रसिद्ध कृति है एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, 1668 में लिखी है, और इन्होंने आनंद और शिक्षा को साहित्य का प्रमुख प्रयोजन माना है। उसके बाद आ जाते हैं कॉलरिज।
ये एक प्रत्ययवादी आलोचक थे और इनको व्यावहारिक आलोचना का प्रवर्तक माना जाता है। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर 1798 में लिरिकल बैलेट्स कविता संग्रह का लेखन किया, लेकिन इसकी भूमिका अति प्रसिद्ध हुई थी। इस रचना से साहित्य में स्वच्छंदतावाद रोमांटिसिज्म का उदय माना जाता है। इस रचना से, कौन सी रचना है? लिरिकल बैलेट्स। कॉलरिज की आलोचना कृतियों में ये सबसे अधिक प्रसिद्ध है। और एक और प्रसिद्ध बुक है जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है, जिसका अर्थ है साहित्यिक जीवनी, और इसमें कल्पना संबंधी सिद्धांतों पर विस्तृत चर्चा की गई है। नेक्स्ट आते हैं बेनेडिक्ट क्रोचे। ये आत्मवादी दार्शनिक थे। एस्थेटिक एज द साइंस एंड एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक, इस नाम से इन्होंने 1900 में पहला निबंध लिखा। 1902 में लाख कृतिका एक पत्रिका थी, उसका प्रकाशन किया। एस्थेटिक क्रोचे की एक महत्वपूर्ण कृति है जिसके 2 भाग है। प्रथम भाग में सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन है और दूसरे भाग में सौंदर्य शास्त्र का इतिहास है। तो 2 भाग है, उसमें से एक में पहले में सैद्धांतिक विवेचन है और दूसरे में इतिहास की चर्चा है। और कला निर्माण के क्षेत्र में क्रोचे जो है प्रतिभा को एक मूल कारण मानते थे, और काव्य के संदर्भ में इनके द्वारा प्रस्तुत अभिव्यंजनावाद जो है वो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। टी.एस. इलियट का संबंध नई समीक्षा आंदोलन से है, यानी नियो क्लासिज्म, नव शास्त्रवाद, उसमें शामिल किया गया। नैर्व्यक्तिकता सिद्धांत, परंपरा सिद्धांत और वस्तुनिष्ठ समीकरण इनके इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। नैर्व्यक्तिकता, परंपरा और वस्तुनिष्ठ समीकरण। द वेस्टलैंड इनकी एक प्रसिद्ध काव्य रचना है जो 1922 में पहले क्राइटेरियन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 1948 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, ये याद रखने वाली बात है। उसके बाद आते हैं I.A. रिचर्ड्स। द न्यू क्रिटिसिज्म यानी नई समीक्षा को सैद्धांतिक आधार प्रदान करने वाले आलोचकों में इनका नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। इन्होंने अपने 2 सहयोगी लेखक थे, एक C.K. ऑडगेन और जेम्स वुड, इनके साथ मिलकर द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स नामक ग्रंथ का प्रकाशन 1922 में किया और आलोचना से जुड़ गए। लगभग 12 के करीब इन्होंने ग्रंथ लिखे। इनका अंतिम ग्रंथ जो था बियॉन्ड 1974 में प्रकाशित हुआ, लेकिन इनकी ख्याति का जो मूल आधार था वो प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1928 का एक इनकी किताब थी, उसके आधार पर इनकी ख्याति या इनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन 1934 जो पुस्तक थी उसको भी काफ़ी सराहना मिली है।